तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संस्कार उपन्यास का सारांश। तो इस वीडियो में हम लोग इस संस्कार उपन्यास के सारांश के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। दूसरा नंबर में एक और हमारा है जंगल के दावेदार। ये देखिए, जंगल के दावेदार उपन्यास का सारांश दीजिए। तो ये भी एक उपन्यास है और इसका भी जो सारांश है वो प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो आप लोग कृपया करके एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे किसी ने बताया कि सर ये दोनों तो हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है या फिर ये जो उपन्यास है मानबिनी भवाई का कथासार या फिर मानबिनी भवाई का उपन्यास, मतलब इसका जो सारांश है वो अपलोडेड नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख कर रखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखें, लिखा हुआ है कि इसमें राजू जो पात्र है वह एक लड़की का नाम है, न कि लड़का है। मतलब आमतौर पर राजू किसका नाम होता है? राजू एक लड़के का नाम होता है, लेकिन मानवीनी भवाई में इसमें एक लड़की है जिसका नाम है राजू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका ही देखेंगे, या फिर उत्तर के तौर पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जब भी कहानी समझने के बाद आप लोगों को लिखना पड़े। तो देखिए, जो मानबिनी भवाई जो है ये गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास है मानबिनी भवाई। इसके रचयिता पन्नालाल पटेल हैं। यह उपन्यास मानवीय प्रेम, सामाजिक बंधनों और अकाल की भीषण त्रासदी की पृष्ठभूमि में रचा गया एक करुण और गहन जीवन आख्यान है। मतलब अकाल के समय में, जब अकाल पड़ा था उस समय में लिखा गया या फिर उसी के विषय में लिखा गया एक बहुत ही जीवन आख्यान है, बहुत ही करुण है। मतलब इसमें बहुत सारे दुख दर्द की बात की गई है। कथा का आरंभ एक ठंडी रात में होता है, जब खेत की झोपड़ी में अलाव के पास बैठा वृद्ध कालू अपने अतीत को स्मरण करता है और वहीं से पाठक को अतीत की उस यात्रा पर ले जाया जाता है जहां से कालू का जीवन आरंभ हुआ था। मतलब कालू, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि कथा का आरंभ कहाँ से स्टार्ट होता है। एक ठंडी रात है जहाँ से वो अपनी झोपड़ी के पास, खेत की झोपड़ी में अलाव के पास बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब आग जल रही है और उस व्यक्ति का क्या नाम है? वृद्ध कालू है। उसकी जीवन की शुरुआत जहाँ से हुई थी उसी अतीत यात्रा में पाठक को लेके जाता है, मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उपन्यास को। तो कुछ इस प्रकार है उसकी शुरुआत। एक छोटे से गांव में कालू का जन्म उसके माता पिता के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए उत्सव बन जाता है। ठीक है, मतलब एक छोटे से गांव में कालू का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो उसके माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उत्सव बन जाता है। सारे लोग खुशी हो जाते हैं। ज्योतिषी की भविष्यवाणी की यह बालक, ज्योतिषी जो है उस गांव का, एक भविष्यवाणी करता है कि ये बालक बड़ा होकर समाज का अगुवा बनेगा। गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। किंतु इसी भविष्यवाणी के साथ माली नामक स्त्री की ईर्षा भी जन्म ले लेती है। मतलब एक स्त्री होती है जिसका नाम है माली, और वो इस भविष्यवाणी को सुनकर उस बच्चे से, कालू से, मतलब ईर्ष्या करने लगती है। ठीक है, जो कालू और उसके परिवार के सुख को सहन नहीं कर पाती। मतलब कालू और उसके परिवार में अगर कोई खुशी आए, वो इस माली नामक स्त्री की, मतलब स्त्री से देखा नहीं जाता है। कालू के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ रूपा कठिन परिस्थितियों में उसका पालन पोषण करती है। कालू की जो पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब कालू के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी माँ जो है, कालू की जो माँ है, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में उसकी देखभाल करती है, पालन पोषण करती है। किसकी करती है? कालू की। ठीक है, और उसकी माँ का नाम क्या है? रूपा। बचपन से बचपन से ही कालू और राजू साथ साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजू का नाम आ गया। बचपन से ही राजू है जो लड़की है और कालू दोनों साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, और खेलते ही आ रहे हैं और दोनों के बीच अनकहा प्रेम पनपने लगता है। समाज को इसका आभास होते ही माली के षड्यंत्र के कारण उनकी सगाई टूट जाती है और प्रेम की सहज धारा बाधित हो जाती है। मतलब जो कालू और राजू हैं ये बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। जब ये बात पूरी समाज के लोगों को पता चलता है तो क्या होता है, जो माली है, जो कालू की खुशियों को देख नहीं सकती, वो क्या करती है, वो षड्यंत्र बनाती है
षड्यंत्र रचती है और कालू और राजू के प्रेम को जो है मतलब उसमें फूट डाल देती है और उनकी सगाई नहीं होने देती। समय के साथ राजू का विवाह दूसरे गांव में हो जाता है। समय आगे बीतता है, राजू जो लड़की है उसका विवाह हो जाता है किसी दूसरे गांव में। और कालू का विवाह किससे हो जाता है? कालू का भी विवाह हो जाता है भली नामक एक लड़की से। नियति की विडंबना यह है कि जिस राजू को कालू जीवन संगिनी बनाना चाहता था, मतलब जिस लड़की को, मतलब लड़की कौन है? राजू। राजू जिसको जीवन संगिनी बनाना चाहता था, वो उसके लिए रिश्तों की दृष्टि से अप्राप्य हो जाती है। प्रेम मन में जीवित रहता है, किंतु समाज और मर्यादा की दीवारें दोनों को बांध लेती है। कालू का मन अपनी पत्नी भली में रम नहीं पाता। अच्छा, कालू जो है वो किससे शादी करता है? भली से। लेकिन भली के साथ उसका अच्छा मतलब वो भली को अपना नहीं पाता है, उसके मन में मतलब जगह नहीं दे पाता है। हाँ, भली को अपने मन में जगह नहीं दे पाता है। और राजू अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन साधने का प्रयास करती रहती है। इस बीच गांव का जीवन अपने सामान्य ढंग से चलता रहता है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर है कहानी में, मतलब उसका विवाह किसी और से हो जाता है और राजू का विवाह किसी और से हो जाता है। तो कालू का विवाह भली से हो जाता है, लेकिन दोनों के भली का और राजू का रिश्ता भी रहता है इसमें। ठीक है। तो बाकी जो गांव का जो मतलब परिस्थिति है सामान्य रहती है, सारी चीजें चलती रहती हैं, पर भीतर ही भीतर संबंधों में तनाव और पीड़ा गहराती जाती है। आगे देखिए। कथा का मध्य भाग छप्पनिया अकाल की भयावहता से भर जाता है। जब कथा आगे बढ़ता है तो उसमें छप्पनिया अकाल की बातें आती हैं। खेत सूख जाते हैं, जब अकाल पड़ेगा तो खेत सूख ही जाएगा। पशु मरने लगते हैं और मनुष्य भूख के आगे बेबस हो जाता है। अकाल पड़ेगा तो मनुष्य को भूखा ही मरना पड़ेगा और भूख के आगे मनुष्य बेबस हो जाता है। तो समाज का नैतिक ढांचा, मतलब जितना भी ढांचा बना हुआ था समाज का, जितने भी नियम कानून बने हुए थे, बेबस होने के कारण, अकाल पड़ने के कारण सारी चीजें टूटने लगता है और मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है। कालू इस अकाल की त्रासदी को नजदीक से देखता है। कालू जो है वो देख रहा है कि ये जो अकाल पड़ा हुआ है ये बहुत ही भयानक है और बहुत ही नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। कालू इस अकाल के त्रासदी को नज़दीक से देखता है। वह लुटेरों से अपने मवेशी बचाना चाहता है। मवेशी मतलब वही जो उसके जानवर हैं उनको बचाना चाहता है। लुटेरे उसको लूट कर ले जाते हैं, ले आकर खाते हैं, पर भूख के विकराल रूप को देखकर हथियार फेंक देता है। अकाल की पीड़ा में उसके मुँह से ईश्वर के प्रति विद्रोह फूट पड़ता है। किसके मुँह से विद्रोह फूट पड़ता है? कालू के मुँह से। ठीक है। और यही वह क्षण है जहाँ उपन्यास मानवीय व्यवस्था और सामाजिक अन्याय का चरम रूप प्रस्तुत करता है। अगला भाग में लिखा हुआ है कि अकाल के दौरान, जब अकाल आता है तो कालू को गोली लगती है और वो अपंग हो जाता है। अकाल के दौरान एक जगह पे कालू को गोली लग जाती है और वो ठीक से चल नहीं पाता है। गांव उजड़ने लगता है, अकाल आया हुआ है, गांव उजड़ने लगता है और लोग पड़ोसी कस्बे की ओर पलायन करते हैं, मतलब अपने एरिया छोड़कर किसी और जगह पे जाना आरंभ करते हैं लोग। वहाँ अन्न क्षेत्र खुला है, पर आत्मसम्मान और भीख के बीच का संघर्ष कालू को भीतर से तोड़ देता है। मतलब वहाँ पे खाना तो मिलेगा, लेकिन आत्मसम्मान और भीख जैसी परिस्थितियों के कालू जो है उसको मतलब वो अंदर से टूट जाता है इन सब बातों को देखकर सुनकर। ठीक है। उसका यह कथन कि भूखे से भी बुरी चीज भीख है। अगर भूख लगी है तो ठीक है, लेकिन भूख से भी बुरी चीज अगर कोई है तो वो क्या है? भीख है। पूरे उपन्यास का केंद्रीय भाव बन जाता है। राजू अब विधवा हो चुकी है। अच्छा, कहानी में उपन्यास में आगे कहाँ बढ़ता है जब, तो राजू जो है जिसका विवाह किसी और से हुआ था वो विधवा हो चुकी है और फिर भी वह अपने कर्तव्य और मानवीय मूल्यों से विचलित नहीं होती। वो हर परिस्थिति में गरिमा और साहस के साथ खड़ी रहती है। फिर भी अपना बहुत साहसी लड़की होती है, इसलिए अपनी सारी चीज़ों को संभालते हुए पर इस कठिन परिस्थिति में भी साहस के साथ खड़ी है। कथा का अंत जो होता है अत्यंत करुण और प्रतीकात्मक है। अकाल से टूट चुका कालू, अकाल जब पड़ा गांव में तो जो कालू है वो देख रहा है कि सारे लोग आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर भीख मांग कर खाने की मतलब जो नौबत आई हुई थी। ठीक है। उन सारी चीज़ों को बताता है कि भूख से भी अगर कोई बदतर चीज़ है तो वो है भीख। ठीक है। तो अकाल से टूट चुका कालू राजू की गोद में अंतिम सांस लेता है। मतलब जो राजू होता है, राजू होती है उसकी जो पहले शादी से पहले की जो प्रेमिका होती है, उसी की गोद में वो अंतिम सांस भी लेता है। ठीक है। उसी क्षण आकाश में बादल घिर जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है।
मृत्यु और जीवन और विनाश और पुनर्निर्माण का यह इस उपन्यास को मानवीय करुणा और आशा के बिंदु पर समाप्त करता है। मतलब अंत में क्या होता है कि सारी चीजें घटना चल रही होती है और जो कालू है, गांव में त्रासदी आने के कारण, अकाल पड़ने के कारण एक बार वो कालू है वो अपने पुरानी प्रेमिका राजू के गोद में ही अपना प्राण त्याग दे रहा है। ठीक है, तो प्रेम जो जीवन भर अधूरा रहा, मृत्यु के क्षण में एक प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मतलब जिससे वो प्रेम करता था, उसका मतलब जीवन भर उसका प्रेम अधूरा रहा, लेकिन मृत्यु के टाइम में उसका प्रेम पूरा मतलब पूर्णता प्राप्त कर लेता है, दोनों मिल जाते हैं। तो इस प्रकार मानवीय भवाई जो है एक प्रेम कथा से कहीं आगे बढ़कर मानवीय संघर्ष, सामाजिक अन्याय और जीवन की जिजीविषा का महागाथा बन जाती है। पन्नालाल पटेल ने इस उपन्यास के माध्यम से यह दिखाया है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर मानवता और प्रेम को जीवित रख सकता है। यही इस कृति की सबसे बड़ी शक्ति और सार्थकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।